हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 27। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 26 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रुद्र नील के पास आया और उसके लेस बांधने लगा। तो निहाल ने कहा, नव्या, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रही हो? तो उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो निहाल ने अभी अपनी आंखें फिर से मलते हुए रुद्र को देखा। तो रुद्र ने नील के शूज के बांध दिए थे लेसेस, और फिर रुद्र जैसे ही पलटा तो उसे सब हैरानी से देख रहे थे। इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो रुद्र ने अभी सबको देखकर कहा कि मैं तो बस नील को सिखा रहा था कि कैसे लेसेस को बांधते हैं। तभी सबने एक साथ अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि अच्छा। तो थोड़ी देर बाद रुद्र ने भी सख्ती से कहा कि मैं उसे सच में लेस बांधना ही सिखा रहा था। तो सबने अभी एक साथ फिर से कहा कि अच्छा। तो रुद्र अभी अपने मन ही मन बोल रहा था कि नील ने तो सबको पागल कर रखा है। थोड़ी देर के बाद रुद्र जब शुभ का हाथ देखने लगता है तो रुद्र ने भी शुभ को डांटते हुए कहा कि किसने कहा था तुम्हें अकेले भिड़ने के लिए? तुझे कुछ हो जाता तो दादी तो मुझे जान से ही मार देती। शुभ ने कहा कि भैया, मैं तो अकेला ही उस आदमी को पीट रहा था ना, जिसने दिशा के साथ बदतमीजी की थी। फिर पता नहीं इतने सारे बाउंसर्स कहाँ से आ गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो नील ने अभी शुभ के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा कि आया बड़ा छोटे शेर, 10 या 12 बाउंसर से अकेले लड़ेगा तू? तो दिशा को लेकर वहां से भाग जाता तो क्या हो जाता? तो शुभ ने एटीट्यूड में कहा कि भैया, भागना हमारे खून में नहीं है। तो निहाल ने हाथ बांध कर कहा कि लेकिन कभी कभी भागना भी फायदेमंद होता है। तो शुभ ने थोड़ा सा नाराज होते हुए कहा, ओह गॉड, आप सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। तो नील ने कहा कि चलो ठीक है, सब चलते हैं। तो नव्या ने भी कहा कि भैया, पर जाएंगे कहाँ? तो नील ने भी बाउंसर्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो इन सब को हाथ पैर में चोट लगी है ना, तो उनकी मरहम पट्टी भी तो करा ही देते हैं ना। तो नील ने कहा, फिर से बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा कि चलो ठीक है, खड़े हो जाओ। तो अपनी अपनी गाड़ी में बैठो, निकलते हैं यहाँ से। जय ने पूछा, लेकिन सर कौन से हॉस्पिटल जाना है? तो नील ने अभी जय की तरफ मुस्कुरा कर कहा कि जिया के हॉस्पिटल, और कहाँ? तो सारे बाउंसर्स अभी एकदम से हंसने लगे। तो जय शर्मा गया। तो नील ने भी सबसे कहा कि चलो भाई, नारा लगाओ, जोर से बोलो। सारे बाउंसर्स एक साथ बोले, जय की जिया। मैं नहीं सुनिया, जय की जिया। तो सब बाउंसर्स जय की जिया बोल रहे थे और एक साथ काफी ज्यादा हंस रहे थे। लेकिन शुभ, निहाल का तो अलग ही कुछ मैटर चल रहा था। तभी शुभ ने अभी निहाल को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए कहा कि निहाल की कबूतरी। निहाल ने मुस्कुरा कर कहा कि साले, बहुत ज्यादा बोलता है तू। फिर निहाल ने नव्या की तरफ देखा तो नव्या को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। इसीलिए वो जल्दी से पलटकर गाड़ी में जाकर बैठ गई तक, क्योंकि नव्या भी जानती थी कि निहाल को सब उसी के नाम से ही चिढ़ाते हैं। अगले ही पल अभी सब जिया के क्लिनिक के बाहर खड़े हुए थे। तो जिया ने भी सबसे पहले रुद्र की पट्टी की और फिर नील की, शुभ की। धीरे धीरे जिया ने अभी सारे बाउंसर्स की भी पट्टी कर दी थी। जिया अब जय की पट्टी करने लगती है। तो नील ने अभी शरारती भरे अंदाज में कहा कि जिया, इसकी पट्टी करने की जरूरत नहीं है, इसको तो तू एक किस कर देगी ना, ये तो एकदम से ठीक हो जाएगा। तो निहाल की बात सुनकर अभी सब हंसने लगते हैं। तो जिया ने पलट कर अभी नील से कहा, तो तू यहाँ पर कर क्या रहा है? जाना, फिर तू अवनी के पास नहीं रह सकता क्या? अवनी से 2-4 किस करवा लेता तो तू भी तो ठीक हो जाता ना। बेकार में ही मेरे क्लिनिक में आकर भीड़ लगा दी तूने। तो नील ने हंसते हुए कहा कि डायलॉग मार रही हो? राइटर ने सबको डायलॉग दे रखे हैं क्या? तो नील ने भी सबको इशारा किया और फिर सब बाहर की तरफ चले गए और अंदर बस जिया और जय बचे हुए थे। तो विराट जिस डिग्गी में बंद था, रुद्र नील उस गाड़ी के पास खड़े हुए थे। रुद्र ने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ना किट्टू को लेकर काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो नील ने पूछा, तो अब क्या करना है? तो रुद्र भी कुछ कह
था उससे पहले ही डिग्गी से आवाज़ आने लगी। तो नील ने डिग्गी के ऊपर अपना हाथ मार कर कहा, ओ चुप हो जाना, बात करने दे हमें। तो रुद्र ने कहा कि पहले इसे इसके बाप के पास छोड़कर आते हैं, फिर हम अपनी बात करेंगे। तो रुद्र ने भी शुभ को और निहाल से कहा कि तुम सब घर चले जाओ, मैं और नील अभी विराट को उसके घर छोड़कर आते हैं। तो निहाल ने कहा कि ठंडे दिमाग से काम लियो वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शुभ, निहाल, दिशा, किट्टू, नव्या को लेकर अभी प्रताप हाउस के लिए निकल गए। तो नील और रुद्र भी अभी विराट को लेकर चौहान विला के बाहर खड़े हुए थे। तो रुद्र ने अभी अशोक चौहान के घर के बाहर गाड़ी रोकी और फिर डिक्की में से विराट को निकाल कर लगभग घसीटता हुआ उसे घर के अंदर लेकर गया। तो रुद्र ने विराट को भी हॉल के बीचों बीच में फेंकते हुए कहा कि अशोक चौहान बाहर निकलो। तो अशोक चौहान भी घबराता हुआ अभी बाहर आया और उसने विराट को उठाकर अपने गले लगा लिया। रुद्र ने गुस्से में कहा कि अशोक चौहान अपनी औलाद को संभाल कर रखो वरना इस बार मेरे हाथ लग गया तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अशोक ने भी गुस्से में कहा कि रुद्र अपनी जुबान संभाल कर बात करना, लाश बिछानी मुझे भी आती है। तो नील भी अभी तक रुद्र के पीछे खड़ा हुआ था। नील रुद्र के सामने आकर बोला, तो बिछा लाश, हम दोनों यहीं पर खड़े हैं। तभी वहां पर अभी कुछ लोग आए और फिर विराट को लेकर घर के अंदर चले गए। तो अशोक चौहान ने चिल्लाकर कहा कि तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम। तो रुद्र ने कहा कि अगली बार विराट ने किट्टू की ओर आंख उठाकर भी देखा ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों बाप बेटों को, समझ गए ना। तो नील ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा कि अशोक चौहान, रुद्र प्रताप सिंह से दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है। तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते हैं। अपने बेटे को संभाल लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं करूँगा कभी। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे बेटे ने हमारे घर की लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो फिर मैं उसे जान से ही मारने से पीछे भी नहीं हटूंगा। तो रुद्र ने कहा कि अशोक चौहान, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ रहा हूँ। आगे से उम्मीद मत करना कि तुम्हारा बेटा जिंदा घर वापस आएगा, वरना रोक लो अपने बेटे को या फिर इस उम्र में अपने बेटे को कंधा देने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता तुम कंधा दे पाओगे, इसीलिए विराट को इंडिया से बाहर ही भेज दो। यहाँ रहेगा तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो नील ने कहा कि और इसकी एक और गलती है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझ गए ना। तो रुद्र और नील अभी वहाँ से चले गए। तो अशोक चौहान ने गुस्से में खुद से कहा कि बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने घर की बेटियों पर। नव्या की तो मैं वो हालत करूंगा कि तुम खुद उसे गोली मारने पर मजबूर हो जाओगे, बस एक बार उसे मेरे घर आने दो। तो नील अभी इधर ड्राइव कर रहा था और रुद्र उसके पास में बैठा था। नील ने पूछा, क्या लगता है अशोक चौहान मान जाएगा, पलट कर वार नहीं करेगा हम पर। तो रुद्र ने कहा कि बिल्कुल करेगा, शांत रहने वालों में से नहीं है अशोक चौहान, ऊपर से उसे सोमनाथ का साथ भी मिल रहा है। तो नील ने कहा कि देखते हैं क्या होगा, वार करेगा तो फिर से पिटेगा, और क्या होगा इसके साथ। तो रुद्र ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चोट वोट लेकर घर जाएंगे तो दादी अभी 10 सवाल पूछेंगी। तो नील ने मुस्कुरा कर कहा कि यार, दादी ने तो अलग से ही खून पी रखा है हमारा। तो नील की बात पर अभी रुद्र हल्के से मुस्कुरा देता है। रुद्र ने कहा कि नील, दादी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो नील ने कहा कि हाँ हाँ जानता हूँ। तो रुद्र ने बहुत हिम्मत करके कहा कि और मैं तुमसे चिढ़ता नहीं हूँ और ना ही जलता हूँ, समझे। तो नील ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ हाँ पता है, तुम भी मुझसे दादी जितना ही प्यार करते हो। नील की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर अभी एक शाय वाली मुस्कान आ गई थी, इसीलिए उसने अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लिया था। तो नील ने अभी रुद्र को छेड़ते हुए कहा कि हाय हाय, हमसे क्या शर्माना। तो रुद्र ने थोड़ा हंसते हुए कहा कि नील, मैं ना अवनी नहीं हूँ ना ही दादी हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ये सारी बातें मत किया करो। तो थोड़ी देर के बाद ही अभी दोनों ही प्रताप हाउस पहुंच चुके थे। दोनों ने जाकर देखा तो सब अभी गार्डन में ही बैठे हुए थे, कोई भी अभी अंदर नहीं गया था। तो रुद्र नील अभी उतर कर उनके पास गए। तो रुद्र ने पूछा कि तुम सब अभी अंदर क्यों नहीं गए, यहाँ पर क्यों
बैठे हो? तो शुभ ने कहा कि मैंने सोचा पहले बड़ा भाई अंदर जाएगा तभी छोटा भाई अंदर जाएगा, तो चलिए ना भैया पहले आप ही अंदर चलिए। तो रुद्र समझ रहा था कि शुभ अंदर क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि दादी के सवालों का जवाब अभी शुभ के पास भी नहीं था। दादी जितना लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए कहती थी, तभी वो चारों उतना ही लड़ाई झगड़ों के पास जाया करते थे। इसीलिए चारों को अभी काफी डर लगने लगा था। तो रुद्र ने अभी नील को देखकर कहा कि नील पहले तुम चलो ना अंदर। तो नील ने भी थोड़ा सख्ती से कहा कि हाँ हाँ, तुम दोनों मिलकर बस मेरा ही खुरमा बनाओ, मैं नहीं जाने वाला अंदर। तो संजय के पिताजी की चंद्रकला के साथ अभी केबीसी नहीं खेलने वाला मैं। तो नील ने निहाल को देखा और कहा कि चल निहाल, तुझे ड्रॉप कर देता हूँ मैं। तो निहाल ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ क्या जो तू मुझे ड्रॉप करेगा? मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तभी नील ने कहा अरे अरे रुको रुको साली साहब, गर्लफ्रेंड ना सही तो गर्लफ्रेंड का भाई ही सही। तो जी इधर जिया का क्लिनिक था। जिया भी जय की पट्टी कर रही थी और जय जो अपने मोबाइल में काफी ज्यादा बिजी था। सारे बाउंसर सभी क्लिनिक से बाहर चले गए थे। जिया को इस बात की खबर भी नहीं थी कि जिया बहुत आराम से जय के बैंडेज कर रही थी। तो जय ने अभी नासमझी में ही अपने गाल पर हाथ रखकर कहा कि जिया यहाँ भी कोई क्रीम लगा दो ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जिया ने अभी अपने होंठ जय के गाल पर रख दिए थे और उसे वो शक करने लगी थी। तो जय जो अपने होश में आया तो जय ने अभी अपना चेहरा जिया के पास से हटाकर कहा कि जिया प्लीज़। तभी जिया ने कहा कि क्यों प्लीज़, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, और फिर भी तुम ये सब क्यों करते रहते हो मेरे साथ? प्लीज़ जय, मुझे करने दो ना, मुझे क्यों हर्ट करते हो तुम? जय ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे कि, और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे भूल जाओ जिया, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर जय ने अपनी गन उठाई और जिया के क्लिनिक से बाहर आ गया। इधर जिया ने अपने हाथ बांध कर कहा कि तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, पर मैं भी ना तुम्हें मना कर ही रहूँगी, फिर मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अब लगता है उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। इधर प्रताप हाउस में अभी सब कोई ठंड में बाहर बैठा हुआ था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत अभी किसी में भी नहीं थी। तो रुद्र ने अभी किट्टू को अपने सीने में छुपाया हुआ था ताकि उसे ठंड न लग जाए। नील ने भी अपनी जैकेट उतार कर नव्या को दे दी थी और नव्या उसे पहनकर चुपचाप बैठी हुई थी। शुभ का तो मन कर रहा था कि वो भी अपनी जैकेट उतार कर अभी दिशा को दे दे, लेकिन शुभ को नील और रुद्र से काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसीलिए वो चुपचाप अपने मन ही मन खुद से बोल रहा था कि क्या करूं, कैसे दूं अपनी जैकेट, ठंड तो मेरी पिचक्कू को भी लग रही होगी ना। शुभ ने कहा कि दिशा तुम्हें भी ठंड लग रही है क्या? तभी निहाल ने अपना कोट निकाल कर जल्दी से दिशा को दे दिया और फिर दिशा ने भी निहाल का कोट पहन लिया। शुभ ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने मन ही मन कहा कि निहाल भैया से लगता है अपनी कबूतरी पट नहीं रही है, तभी वो दूसरों की कबूतरी को अपना कोट पास करते रहते हैं, क्या करूं मैं इनका। तभी निहाल ने अपने हाथों को रब करते हुए कहा कि अब क्या पूरी रात ही यहाँ बैठे रहने का इरादा है क्या? कुछ सोचो क्या करना है अभी। तो शुभ ने कहा कि रामू काका को फोन लगाओ, वो गेट खोल देंगे। तो रुद्र ने कहा कि ये आइडिया तुझे पहले क्यों नहीं आया, अब बता रहा है। तभी शुभ ने कहा कि मैं सोच रहा था कि आप भाभी के साथ थोड़ा और रोमांस कर लो, इसीलिए नहीं बताया। ये सुनकर किट्टू एकदम से शर्मा गई। तो नील ने कहा कि तुम सब रामू काका को फोन करो, मैं ना निहाल को घर ड्रॉप करके आता हूँ। तो निहाल ने कहा कि साले मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुझे ना मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तो नील ने निहाल का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर ले जाते हुए कहा कि जब मैं हूँ तो तू क्यों अकेले जाएगा, बोल, तुझे मैं घर छोड़कर ही आऊँगा। इतनी रात को अकेले बाहर जाना लड़कों के लिए सेफ नहीं होता, इसीलिए मैं खुद तुझे छोड़कर आऊँगा। तो निहाल ने कहा कि साले नौटंकी, साफ साफ बोलना, तुझे अवनी से मिलना है इसीलिए तू कर रहा है। तो नील अभी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता हुआ बोला कि हाँ यार, अवनी से मिलना है, 2-3 दिन हो गए हैं, उसे देखा भी नहीं है और ना ही मिला है, चल अब चल जल्दी से। तो नील निहाल जब निहाल के घर पहुंचते हैं तो आधी रात हो चुकी थी। नील निहाल ने घर के अंदर आके देखा तो घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। निहाल ने भी नील को इशारा करते हुए कहा कि वो वाला कमरा अवनी का है, जाओ जाकर नील मिल लो। तो नील ने मुस्कुरा कर कहा कि यार साला हो तो तेरे जैसा, वरना बिल्कुल हो ही ना। तो निहाल ने
ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि साले नौटंकी, जा अब। तो नील ने अभी बिना सोचे समझे ही उस कमरे के अंदर चला गया। तो अवनी जो अभी खुद को ब्लैंकेट से कवर करके आराम से सो रही थी, नील एकदम से खुश होकर धीरे धीरे कदमों से अवनी के पास आ गया। नील धीरे धीरे गाना गुनगुना रहा था, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तो नील अभी बिल्कुल अवनी के पास आ गया था। नील को धीरे धीरे खर्राटे आवाज सुनाई दे रही थी। तो नील ने अभी खुद से कहा कि अवनी खर्राटे लेती है क्या, ये खर्राटे कब से लेने लगी। तो नील ने बड़े ही प्यार से अभी ब्लैंकेट को हटाया कि तभी बाथरूम में से किसी की आवाज आई। नील ने बाथरूम की तरफ देखा और फिर ब्लैंकेट की तरफ देखा तो वहां पर सुधीर सो रहा था। तो बाथरूम से अभी सीमा बाहर निकल कर आई थी। सीमा और सुधीर को देखकर नील एकदम से गायब हो गया। नील बाहर आया तो निहाल अभी सोफे पर ही बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। तो निहाल ने अभी हंसते हुए कहा कि क्या हुआ, मिला नहीं तू अपने सास ससुर से या फिर अवनी से मिलकर आया, बता मुझे। तो नील जो अभी उसे घूर रहा था, नील उसके पास एक पंच बनाकर आया और निहाल वहां से भाग गया। तो नील ने कहा कि साले, जिस दिन तेरी कबूतरी मिल गई ना, उस दिन देखना, तेरा कबूतर ना बनाया तो कहना मुझसे, तुझे कबूतर ही बना दूंगा। तो निहाल अभी भी काफी ज्यादा हंस रहा था। नील ने कहा कि अब सही सही बता, अवनी का कमरा कौन सा है, वरना तू जानता नहीं है मुझे। तो निहाल ने भी हाथ उठाकर ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। तो नील ने भी चाहते हुए कहा कि साले, देख लूंगा तुझे मैं बाद में, अभी तो बस मुझे मिलना है। तो निहाल भी बोलता है कि हाँ हाँ साले, देख लियो। तो नील अभी अवनी के कमरे में चला गया था। तो अवनी बालकनी में खड़ी हुई थी। अवनी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके कमरे में अभी नील आ चुका है। नील ने अभी अवनी को पीछे से अपने गले लगा लिया और फिर उसके कानों में धीरे से गाना गुनगुनाने लगा, तेरे होके रहेंगे ओ तेरा शौक चढ़ा है, ओ तेरा होके रहेंगे हम, ओ दिल जिद पर अड़ा है। अवनी ने भी धीरे से गाना गाया, नहीं जाना नहीं जाना तेरे नाल सोनिया नहीं जाना। नील ने अवनी को गोदी में उठा लिया और उसे बेड की तरफ लेकर आ गया। तो नील ने अभी अवनी के ऊपर आते हुए फिर से उसे धीरे से गाना सुनाया, फिर से गुनगुनाने लगा कि उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी ये सखियां तुम्हारी। तो अवनी ने करवट लेकर नील को अपने नीचे कर लिया और उसके ऊपर आकर गाना गुनगुनाने लगी कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कुहारो, साल साल नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। तो नील अभी फिर से करवट लेकर अवनी के ऊपर आया और उसे अपने नीचे लाते हुए गाना गुनगुनाने लगा, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अवनी ने भी गाना गुनगुनाया, मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ है, जल्दी जल्दी लेकर आजा चन्ना बारात। तो नील ने फिर से गाना गुनगुनाया, मेरे पास ना पैसा है ना कार सजनी, कड़का है तेरे दिलदार सजनी। तो अवनी ने भी अपनी नाक नील की नाक से रगड़ कर गाना गुनगुनाया, मुझे कोड़ी बंगला ना कार चाहिए, दिल चाहिए दिलदार चाहिए। तो नील ने अपने गाल अवनी के गाल पर रब करते हुए, सच अवनी तुम कुछ नहीं चाहती हो क्या। तो अवनी ने भी मुस्कुरा कर अपनी गर्दन नाम में हिला दी और उसे देखने लगी और बोली, मुझे सच में आप चाहिए। तो नील ने मुस्कुरा कर अपने होंठ अभी अवनी के होंठ पर रख दिए और अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद नील ने अवनी के नाइट सूट के बटन खोलना शुरू कर दिया। तो अवनी ने अभी नील का हाथ पकड़ लिया और उसे हैरानी से देखने लगी। नील ने उसके बटन खोल दिए और अपने होंठ उसके टैटू पर रख दिए। तो अवनी उसे देखने लगी। तो नील ने कहा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर जो मेरा हक है उसे तो मैं लेकर रहूंगा। नील ने अपने होंठ उस टैटू पर रख दिए और उसे शक करने लगा। तो अवनी अभी फिर से अपनी हील्स को रगड़ने लगी, लेकिन नील वहां पर नहीं रुका और वो लगातार अवनी को बेइंतहा प्यार करने लगा। इधर प्रताप हाउस में नव्या बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे आज नींद नहीं आ रही थी। नव्या को बार बार निहाल से की हुई किसी याद आ रही थी। तो फिर अभी निहाल का किट्टू के लिए बाउंसर से पिटना और फिर निहाल का सबको मारना, नव्या को इस वक्त सिर्फ निहाल के अलावा कुछ और याद ही नहीं आ रहा था। नव्या ने भी अपना फ़ोन निकाला और टाइम देखकर बोली कि क्या इस वक्त निहाल जी को फ़ोन करके पूछ लूं कि
वो कैसे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि आज उन्होंने बहुत लड़ाई करी है। तो नव्या ने बहुत सोचा और फिर वो खुद में ही बोली कि इस वक्त फ़ोन करना ठीक नहीं होगा, मैसेज करके ही पूछ लेती हूँ। तो नव्या ने अभी मैसेज किया हेलो, और अगले ही पल निहाल का मैसेज रिप्लाई आ गया, हाय नव्या कैसी हो, सोई नहीं क्या अभी तक। तो नव्या ने फ़ोन को देखकर मुस्कुराकर खुद से ही कहा, ये मेरे मैसेज का ही वेट कर रहे थे क्या, एक सेकंड में ही रिप्लाई कर दिया। तो नव्या ने थोड़ा सा हिम्मत करते हुए मैसेज टाइप किया, निहाल जी आप ठीक तो है ना। निहाल ने रिप्लाई किया कि हाँ हाँ नव्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या। तो नव्या ने जल्दी से टाइप किया कि नहीं बिल्कुल नहीं, बस एज अ फ्रेंड पूछ लिया। तो निहाल ने टाइप किया कि मतलब हम फ्रेंड हैं। तो नव्या के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। नव्या ने जल्दी से टाइप किया गुड नाइट निहाल जी, और फ़ोन रख दिया, अपना ध्यान रखना। निहाल ने टाइप किया कि तुम आ जाओ ना मेरे पास, तुम ध्यान रख लेना। तो नव्या ने टाइप किया कि निहाल जी प्लीज़ सो जाइए ना, आपको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, थक गए होंगे ना, तो अब आप सो जाइए। अब निहाल ने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन अब बार बार नव्या अपना फ़ोन चेक कर रही थी। नव्या ने पिछले आधे घंटे से अपना फ़ोन कई बार चेक कर लिया था कि निहाल का कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन निहाल ने अभी रिप्लाई नहीं किया था। नव्या को अब काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। नव्या ने जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और चुपचाप से सो गई। इधर दूसरी तरफ निहाल ने मोबाइल देखकर कहा कि तो कबूतरी ने मेरे पास आने के लिए उड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन हाँ ये सफ़र बहुत लंबा है कबूतरी, तुम इतनी जल्दी मेरे पास उड़कर नहीं आ पाओगी, ये मुझे पता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। नील अवनी को बाहों में लेकर अभी भी सो रहा था कि थोड़ी देर बाद ही नील का फोन वाइब्रेट होता है। तो नील की आंखें एकदम से खुल गईं। नील ने बड़े ही प्यार से अवनी को साइड में लेटाया और अपना फोन चेक किया। उसमें अभी धनराज अंकल का मैसेज आया था। नील बेड से उतरकर अपने शूज पहनने लगा तो अवनी की भी हल्की हल्की नींद खुल गई थी। अवनी ने पूछा नील आप कब आएंगे। तो नील ने अपने शूज पहनते हुए कहा कि कल या परसों रात को आ सकता हूँ या फिर संडे को। तो अवनी ने कहा कि हमेशा के लिए लेने कब आएंगे आप हमें, मैं वो पूछ रही हूँ। तो नील अभी अवनी के पास आया और उसके माथे पर किस करके बोला कि सब्र करो अवनी, जल्द ही आऊँगा मैं तुम्हें लेने। तो नील अभी जाने लगता है तो अवनी उसका हाथ पकड़ लेती है। अवनी ने थोड़ा नाराज़गी भरे लहजे में कहा कि आप पहले मान जाया करते थे, पहले आप नहीं मान रहे थे और अब मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। तो नील ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, जैसे तुम्हारी मॉम पहले मान गई थी ना और मैं नहीं मान रहा था। तो अवनी ने कहा कि नील हर वक्त मजाक सही नहीं होता है क्या, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़ मुझे आपके साथ रहना है। तो नील ने अभी अवनी की आंखों पर किस करके कहा कि हमारी शादी ज़रूर होगी अवनी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। तो नील अभी वहां से चला गया और अवनी जो उदास मन से उसे जाता हुआ देख रही थी। इधर प्रताप हाउस में डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। रुद्र के माथे पर एक बैंडेज लगी हुई थी, शुभ के हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई थी। दादा और दादी अभी शुभ और रुद्र को ही देख रहे थे। दादाजी को पता था कि कल रात क्या हुआ था, इसीलिए उन्होंने अभी कोई भी रिएक्शन नहीं किया था। तभी लेकिन दादी जानना चाहती थी कि ये चोट कहाँ लगी है इन दोनों को और कैसे लगी है। तो दादी ने शुभ की तरफ देखकर पूछा, ये चोट कहाँ लगी तुझे। तो शुभ ने अपनी नज़रें नीचे करके कहा कि वो ना मैं बाथरूम में गिर गया था। तो दादी ने अभी अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा कि कब गिरा तू बाथरूम में। तो शुभ ने नज़रें नीचे करके ही कहा कि दादी आज सुबह ही। तो दादी ने अभी शुभ के कान को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि कितना ज़्यादा झूठ बोलता है तू, क्यों झूठ बोलता है इतना ज़्यादा, बोल तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा झूठ पकड़ नहीं पाऊंगी। आज सुबह तू बाथरूम में गिरा और ये पट्टी भी तूने खुद ही कर ली ना, तू मुझे इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझता है। तो शुभ को ऐसे देखकर अभी रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तो दादी ने भी रुद्र को देखकर कहा कि अभी तेरा भी नंबर आएगा, इतना मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। तो दादी शुभ को और ज़्यादा डांट देती, उससे पहले ही वहां पर नील आ गया। तो नील ने अभी दादी को देखकर कहा कि चंद्रकला क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा करती हो तुम, कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी हसीन हो जाती है,
इतना नहीं पता क्या आपको? तो दादी ने अभी शुभ का कान छोड़ दिया और नील का कान पकड़ लिया। तो दादी ने कहा कि तू मुझे ना ये बता कि तेरे हाथ में ये चोट कैसे लगी और शुभ के हाथ में चोट कैसे लगी और रुद्र के माथे पर चोट कैसे लगी? जल्दी बताओ मुझे, इससे पहले कि मेरा गुस्सा फट जाए और तेरा कान उखड़ कर मेरे हाथ में आ जाए, समझा? दादाजी ने अखबार पलटते हुए कहा कि चंद्रकला छोड़ दो, तीनों भाई कल साथ में ही थे और हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। कॉलेज के लड़के शुभ को परेशान कर रहे थे, उन्होंने बस उन्हें पीट दिया और बस यही बात है। तो दादी ने अभी नील का कान छोड़ दिया और अपने हाथ बांध कर दादाजी के सामने आकर खड़ी होकर बोली कि आपको सब कुछ पता है और फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। संजय के पिताजी, आप ना मुझसे बातें क्यों छुपाने लगे हैं? मुझे आप पर अब गुस्सा आ रहा है। तो शुभ ने अभी ब्रेड का स्लाइस उठाते हुए कहा कि हाँ हाँ दादी, पूछ लो। ऐसा ना हो कि दादाजी ने आपसे और भी बहुत कुछ छुपाया हो। एक और हंसता खेलता परिवार हो आपकी सौतन का, और हाँ, हमें पता भी ना हो। तो दादाजी ने अभी गुस्से में शुभ को देखा और फिर शुभ ने अपनी नजरें फेर ली। तो दादाजी ने अभी सख्ती से कहा कि शुभ, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो बच्चों को लेकर कॉलेज चले जाओ। तो शुभ ने थोड़ा हड़बड़ाहट में कहा कि हाँ हाँ दादाजी, बस निकल ही रहा हूँ। तो शुभ अभी थोड़ा सा झुका और दिशा के कान में बोला कि चलो पिकाचू, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो दिशा तो अभी शुभ की तरफ देख ही नहीं रही थी, लेकिन दिशा ने अपने मन ही मन हैरानी से खुद से कहा कि पिकाचू, मेरा नाम तो दिशा है ना? तो शुभ भी मेरा नाम भूल गए क्या? तो लगता है कि सिर पर गहरी चोट आई है, इसीलिए मेरा नाम भूल गए। इधर दूसरी तरफ विराट और चिराग अभी सोफे पर बैठे हुए थे और अशोक चौहान उनके चेयर पर सामने बैठा हुआ था। अशोक चौहान ने गुस्से में विराट को देखकर कहा कि क्या है उस लड़की में जो तुम उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो? तो विराट ने अभी कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप अपनी नजरें झुकाए नीचे बैठा रहा। तो अशोक चौहान ने फिर से कहा कि विराट, तुम ऑस्ट्रेलिया वापस जाओगे, यहाँ पर नहीं रहोगे। विराट ने कहा कि डैड, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा तो सोनम से शादी कैसे करूंगा? विराट ने ये बात थोड़ा इरिटेट होकर कहा था। तो अशोक चौहान ने गुस्से में कहा कि हालत देखो अपनी, क्या कर दी है उन दोनों भाइयों ने तुम्हारी। शरीर की सारी हड्डियां तोड़वाने का इरादा है क्या? जो कह रहा हूँ वो करो, समझे? तुम कुछ महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे तो तुम्हारी और सोनम की सगाई मैं अनाउंसमेंट करवा दूंगा। और हाँ, अब जो कह रहा हूँ वो करो, समझे तुम? तो अशोक चौहान ने फिर अभी चिराग को देखकर कहा कि तुम भी पीट कर आ जाते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम दोनों भाई आखिर पीटते क्यों रहते हो। क्या तुम उन दोनों को पीट नहीं सकते थे? 20-20 बाउंसर्स तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर भी पीट कर आ जाते हो। तो चिराग ने कहा कि उस समय अकेला था डैड। तो अशोक चौहान ने कहा कि अब जो कह रहा हूँ तुम भी ध्यान से सुनो, जितनी जल्दी हो सके तुम नव्या से शादी करो। तो चिराग ने कहा कि डैड, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे शादी करने में अब कोई भी इंटरेस्ट रखती है। वो हमेशा एक ही बात बोलती है कि मेरे भाई से मिलो। तो अशोक चौहान ने कहा कि कुछ भी करो, प्यार से समझाओ या जबरदस्ती या फिर ब्लैकमेल करो, लेकिन हाँ, नव्या से शादी करो। इधर प्रताप हाउस में सब डिनर कर रहे थे। तभी दादा और दादी जी ने एक दूसरे को देखा और फिर दादाजी ने कहा कि तुम सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तभी सब ने कछुए की तरह अपनी मुंडी ऊपर उठाई और दादाजी को देखने लगे। तो दादाजी ने कहा कि कोई अनुमान लगा सकता है कि क्या गुड न्यूज़ हो सकती है? तो सब ने एक साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ ने चुटकी लेते हुए कहा कि दादाजी, प्लीज़ ये मत कहना कि आप अपनी दूसरी बीवी को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, प्लीज़। तो नबी नील ने शुभ के सिर पर मारते हुए कहा कि हमेशा पीटने की बात ही क्यों करता रहता है तू? तो दादाजी ने मुस्कुराकर कहा कि अगले हफ्ते नील और अवनी की सगाई है। ये बात सुनकर सब एक साथ चिल्लाए, रुद्र को छोड़कर। शायद रुद्र पहले से ही जानता था। तो नील एकदम से खुश तो हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी कि अवनी की मॉम इतनी जल्दी कैसे मान गई। तो सब ने डिनर कर लिया था और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन नील दादा दादी के कमरे में चला गया था। तो नील को देखकर दादाजी ने कहा कि जो पूछने आए हो उसका जवाब देना जरूरी है क्या? तो नील अभी दादाजी के पास जाकर खड़ा होकर बोला कि दादाजी, अगर जवाब दे दोगे तो मुझे शांति हो जाएगी, नहीं तो दिमाग हमेशा उसी बात पर अटकता रहेगा। तो दादी ने कहा कि पहले तू ये बता कि तूने
हमें क्यों नहीं बताया कि रुद्र को सब कुछ पता चल गया है। तो नील ने कहा कि वो सब छोड़ो ना दादी, प्लीज पहले आप मुझे ये बताओ कि सीमा आंटी कैसे मान गई हमारी शादी के लिए। तो दादाजी ने कहा कि रुद्र ने बिजनेस के 40% शेयर तुम्हारे नाम कर दिए हैं, 40% शुभ के नाम कर दिए हैं, बाकी 20% उसके नाम है। ये सुनकर नील की आंखें एकदम से बाहर आ गई। तो नील ने थोड़ा गुस्से में कहा कि रुद्र का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो सारा बिजनेस उसकी मेहनत का है दादाजी, और उसने मुझे बांट दिया, कभी नहीं हो सकता ये। तो दादाजी ने नील को समझाते हुए कहा कि नील मेरी बात को सुनो, और कुछ पेपर्स पर साइन होने से ना बंटवारे नहीं हो जाते हैं, बंटवारे होते हैं जब दिल में खटास आती है तब, जब तुम्हारी और रुद्र के बीच खटास आएगी बंटवारा तब होगा। तो नील ने कहा कि फिर भी दादाजी मेरा इस प्रॉपर्टी पर राइट नहीं है। दादी ने कहा कि अब वो सब तुम दोनों भाई जानो, मुझे नहीं पता, जो सच था हमने तुम्हें बता दिया, जाकर रुद्र से ही पूछ लो। तो नील ने थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहा कि हाँ हाँ चंद्रकला, आपने तो पल्ला झाड़ ही लिया है, और मुझे रुद्र के पास भेज दो, जैसे मैं रुद्र से पूछूंगा और वो मुझे आराम से बता देगा। तो दादाजी ने नील के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा तो जाकर सो जाओ चुपचाप से। तो दादी ने भी कहा कि हाँ जाकर सो जाओ चुपचाप से, अवनी के सपने देखने हैं ना, तो एक हफ्ते बाद ही अब तेरी और अवनी की सगाई है, समझा। तो नील ने भी दादी को अपने गले लगाकर कहा कि हाय मेरी चंद्रकला, अच्छे से जानती हो आप मुझे और मेरे सपने में, मगर हाँ मेरे सपने में कभी कभी आप भी आती हो, फिर मैं और आप डेट पर जाते हैं और मूवी देखते हैं, जो गया आसमां। तो दादी ने कहा कि इससे पहले कि तेरी गर्दन झुकाकर मैं तुझे मारूं, जा यहाँ से, समझा। नील जब अपने कमरे में आया तो बहुत ज्यादा खुश था। नील अभी आकर बेड पर लेट गया और उसने अपने बराबर में देखा तो उसे अवनी दिखाई दी। तो नील ने भी अवनी के गालों पर अपना हाथ रखकर कहा कि बहुत जल्दी मेरे पास आने वाली हो तुम अवनी, अब हमारे बीच कोई भी दूरियां नहीं होंगी। यह सुनकर अवनी भी मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर के बाद ही अवनी वहां से गायब हो गई। तो नील ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो एकदम से सो गया। नील की सगाई का दिन आ चुका था। एकदम से सब तैयार होकर होटल पहुंच गए थे, लेकिन दिशा, रुद्र और किट्टू अभी तक नहीं गए थे। शुभ रेडी होकर सोफे पर बैठा हुआ था और दिशा का वेट कर रहा था। तो दिशा अभी शुभ के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो जानबूझकर देर कर रही थी। शुभ ने गाड़ी की चाबी घुमाते हुए कहा कि कहाँ रह गई ये पिकाचू, जल्दी आना। थोड़ी देर में ही रुद्र भी तैयार होकर अभी किट्टू का वेट करने लगा था। रुद्र ने भी शुभ को देखकर कहा कि तू किसका वेट कर रहा है, जाना, मैं आ जाऊंगा किट्टू और दिशा को लेकर। तभी वहां पर दिशा और किट्टू भी आ जाती है। रुद्र ने कहा कि अब खड़ा क्यों है, जा, मैं ले आऊंगा इन दोनों को। शुभ ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए धीरे कदमों से घर के बाहर जाने लगता है, मगर उसका मन तो दिशा के साथ ही जाने का था। तभी किट्टू ने रुद्र को इशारा किया और इशारों में कुछ कहा, तो रुद्र ने अभी शुभ को आवाज लगाकर रोक लिया। शुभ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। शुभ ने पलटकर कहा कि हाँ भैया। तो रुद्र ने कहा कि तुम दिशा को लेकर जाओ, मैं किट्टू को लेकर आ जाऊंगा। तो शुभ ने अभी दिशा को देखा और दिशा ने एक वाइट और येलो कलर की मैचिंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें दिशा अभी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शुभ ने अपने मन ही मन फिर से कहा कि यार ये वाइट क्यों पहनती है, मुझसे ना कांड करवा कर ही मानेगी ये किसी दिन, मैं क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं खुद पर। शुभ ने भी अभी वाइट कलर की कमीज और ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। शुभ ने कहा कि हाँ हाँ भैया क्यों नहीं, चलो दिशा मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो रुद्र ने अभी शुभ को रोकते हुए कहा कि शुभ आज ना कोई भी शरारत नहीं करना, वरना फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तूने कुछ भी किया। तो शुभ ने अभी बेपरवाह होकर जवाब दिया, हाँ हाँ भैया डोंट वरी, अब आज से कोई भी शरारत नहीं। तो शुभ और दिशा अभी वेन्यू के लिए निकल गए थे। किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर लेकर आ गई। तो किट्टू ने भी थोड़ा गुस्से में अपने बाल आगे किए और अपनी कमर रुद्र की कमर से कस दी। तो रुद्र ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि ये सब करने का टाइम नहीं है यार, चलो अभी चलते हैं, अभी नील की सगाई है वहां चलते हैं, तो उसके बाद आकर मैं करता हूँ सब। तो किट्टू ने पलटकर रुद्र की बाजुओं को एक बार मार दिया। किट्टू फिर से पलटकर खड़ी हो गई और उसने अपने बाल आगे किए और रुद्र को कमर दिखाने लगी। रुद्र अब किट्टू की कमर पर जले का निशान देख रहा था। तो रुद्र ने उसे टच किया और मन में खुद से कहा कि पता नहीं किट्टू मुझे कब इस
इसके बारे में बताएगी। रुद्र अपने मन में सोच रहा था कि कैसे वो ये सारा सच पता करे। तो किट्टू की कमर अभी बहुत ज्यादा गोरी थी, जिसे देखकर रुद्र अपना सलाइवा गटक रहा था। तो रुद्र ने अपनी उंगली से किट्टू के जले हुए निशान को छुआ तो किट्टी की बॉडी में एकदम से सिरहन दौड़ गई, क्योंकि रुद्र उसे बहुत ज्यादा सेक्सुअली टच कर रहा था। तो किट्टू अभी पलटने ही वाली थी कि रुद्र ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को आगे से ही पकड़ लिया और फिर रुद्र ने अपने होंठ जले हुए निशान पर रख दिया और किट्टू को किस करने लगा। तो रुद्र के ऐसा करने से अभी किट्टू एकदम से मदहोश होने लगी थी। रुद्र के होंठ किट्टू की कमर पर घूम रहे थे। धीरे धीरे रुद्र ने अभी किट्टू के लहंगे की चुनरी उतार दी थी और किट्टू की सिसकियां अभी तेज होने लगी थी। तो रुद्र ने अभी किट्टू के टॉप की डोरी को खोल दिया और उसे निकाल दिया। किट्टू और ज्यादा सिसकियां लेने लगी थी। तो रुद्र के हाथ अभी लगातार किट्टू की कमर पर चल रहे थे। रुद्र ने किट्टू को एकदम से पलटा और उसे किस करने लगा। रुद्र के हाथ किट्टू के कॉलर बोन से नीचे जा रहे थे। तो किट्टू खुद को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही थी। रुद्र के होंठ लगातार किट्टू के कॉलर बोन से लेकर पेट तक हरकत कर रहे थे और उसे सक कर रहे थे। किट्टू की भी आंखें एकदम से बंद हो चुकी थी और वो सब कुछ बस फील कर रही थी। रुद्र के हाथ जैसे ही किट्टू के लहंगे पर गए तो किट्टू ने एकदम से रुद्र के हाथों को पकड़ लिया और उसे रोकने लगी, लेकिन रुद्र रुकना नहीं चाहता था। रुद्र ने किट्टू को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लेकर आ गया। तो रुद्र अभी फिर से किट्टू को किस करने लगता है और उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। तो किट्टू तो अभी उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। तो रुद्र ने अभी किट्टू के हाथों को कसकर पकड़कर बेड पर लगा दिया और रुद्र के होंठ किट्टू के ऊपर बॉडी पार्ट पर घूम रहे थे और किट्टू की सांसें भी भारी हो रही थी। रुद्र किट्टू में खो सा गया था और उसे बेइंतहा किस कर रहा था। किट्टू भी रुद्र की खुशबू में बहक गई थी और रुद्र ने किट्टू के हाथों को छोड़ा और उसके हाथ किट्टू के लहंगे की डोरी पर चले गए। तो रुद्र ने अभी जैसे ही लहंगे की डोरी खोली तो किट्टू अपने होश में आई और उसने रुद्र को धक्का दे दिया और खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। तो रुद्र अभी बेड के किनारे पर ही था। तो किट्टू ने के धक्के देने से रुद्र सीधा बेड से नीचे गिर गया और बेड से गिरते ही रुद्र एकदम से हंसने लगा। तो रुद्र के हंसते हुए चेहरे को देखकर किट्टू से गुस्से से घूरने लगी और रुद्र ने हंसते हुए कहा कि तुम ही तो बार बार मुझे अपनी कमर दिखा रही थी ना, तो मेरी क्या गलती है इसमें अगर मैंने खोल दिया तो किट्टू ने गुस्से में रुद्र को देखा, जैसे कह रही हो कि आप समझते हैं कि मैंने आपको अपनी कमर क्यों दिखाई, फिर भी आप मेरे साथ शरारत कर रहे थे, क्यों ऐसा करते हैं आप। तो रुद्र ने हंसते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा। जहाँ इतना ज़्यादा कॉपरेट किया था तो थोड़ी देर और रुक जाती, हमारी सुहागरात आज ही हो जाती, लेकिन नहीं, धक्का दे दिया तुमने बेमतलब में ही। एक बिजनेस टाइकून रुद्राक्ष प्रताप सिंह को उसकी वाइफ कात्यायनी ने बेड से धक्का दे दिया। कल ही ये न्यूज़ पेपर में आ जाएगी। तो किट्टू ने इस वक्त अपने आप को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लिया था और किट्टू जो गुस्से में अभी रुद्र को घूर रही थी। रुद्र को तो अभी किट्टू को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। रुद्र हंसता हुआ उठा और अलमारी में से एक साड़ी निकाल कर लेकर आया। रुद्र ने वो साड़ी किट्टू को देते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लो इसे पहन लो, इसमें तुम्हारी कमर नहीं दिखेगी। तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने अभी वापस से एक ड्रेस निकाली और किट्टू को दिखाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, ये वाला गाउन पहन लो, इसमें भी तुम्हारी कमर नहीं दिखेगी। अब तो खुश होना, जल्दी से इसे पहन लो। तो किट्टू ने अभी फिर से अपनी गर्दन ना में हिला दी और बोला कि नहीं, ये भी नहीं पहनना। तो रुद्र ने अभी बहुत सारी ड्रेसेस किट्टू को दिखाई, लेकिन किट्टू ने सबके लिए ना में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो रुद्र को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रुद्र किट्टू के पास आ गया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ कर बोला कि छोड़ो ना, हमारे बिना भी सगाई हो जाएगी, हम जाएंगे ही नहीं सगाई में, तुम्हें ड्रेस पहनने ही क्यों है, चलो ना आज कंटिन्यू करते हैं साथ में। तो कंटिन्यू की बात सुनकर उसका मुंह शॉक्ड से खुल गया। किट्टू ने ब्लैंकेट से अपना हाथ निकाला और रुद्र के सीने पर मारने लगी। तो रुद्र ने अभी किट्टू का हाथ पकड़ लिया और पीछे की तरफ मोड़ दिया। तो रुद्र के फिर से अभी किट्टू को किस करने के लिए नीचे झुका और उसे एक किस कर दिया। एक डीप किस के बाद रुद्र ने किट्टू को छोड़ दिया। तो
तो रुद्र अभी अपने होंठ किट्टू के होंठों के पास ले जाकर कहने लगा कि अच्छा बताओ क्या करूं, क्या चाहिए तुम्हें। किट्टू ने अभी रुद्राक्ष को देखकर इशारों में कुछ कहा तो रुद्र की आंखें एकदम से फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। रुद्र ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा कि लिटिल खरगोश, कैसी बात कर रही हो तुम, अब मैं तुम्हारे लहंगे का टॉप लेने जाऊंगा क्या। लेकिन किट्टू ने अभी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि हाँ। तो रुद्र ने अभी अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और थोड़ा सा कमरे में चलकर कहा कि मैं रुद्राक्ष प्रताप सिंह द बिजनेस टाइकून दर्जी से तुम्हारा ब्लाउज लेने जाएगा। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगा मैं। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी कि हाँ आपको ही जाना है। रुद्र ने हंसकर बोला, लिटिल खरगोश, मैं नहीं जाने वाला तुम्हारा ब्लाउज लेने दर्जी के यहाँ, तुम कुछ और ही पहन लो। तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र फिर से किट्टू के पास आ गया और उसके होंठों के पास आकर अपने होंठ उसके होंठों के पास ले जाकर बोला कि छोड़ो ना, नील की सगाई हो जाएगी किट्टू, हम अपना हनीमून मनाते हैं। तो किट्टू ने फिर से अभी रुद्र को धक्का दे दिया और रुद्र फिर से अभी जमीन पर आकर गिर गया। तो रुद्र ने अभी उठते हुए कहा कि दे दो धक्का, जितना देना है दे लो। जब मैं अमेरिका चला जाऊंगा ना, फिर देखता हूँ किसे धक्का दोगी तुम, कौन करेगा तुम्हें इतना ज्यादा प्यार। ये सुनते ही अभी किट्टू की आंखें एकदम से नम हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। तभी रुद्र जल्दी से किट्टू के पास आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला कि ओहो मेरा लिटिल खरगोश, ऐसे नाराज हो गया। अच्छा ठीक है, चलो तुम जो भी कहोगी मैं वो करूँगा, तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए दूसरा ड्रेस लेने चलेंगे। इधर शुभ ड्राइव कर रहा था और दिशा विंडो से बाहर देख रही थी। दिशा तो पहले ही शुभ से काफ़ी ज़्यादा डरती थी, जिस वजह से वो शुभ की तरफ देख ही नहीं रही थी। जब से शुभ ने दिशा को वो किस किया था, दिशा ने बिल्कुल ही शुभ की तरफ देखना बंद कर दिया था कि उसे लगता था कि कहीं वो उसकी तरफ देखेगी और शुभ उसे फिर से ना किस कर ले। शुभ ने ड्राइव करते हुए कहा कि पिकाचू, आज तो बहुत ज़्यादा सोनी लग रही हो तुम। तो दिशा ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। दिशा तो मन ही मन सोच रही थी कि वेन्यू इतनी दूर क्यों रखा गया है। थोड़ी देर के बाद ही शुभ ने गाड़ी अभी पार्किंग में रोक दी थी। दिशा गाड़ी से उतरने लगी तो शुभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, एक गंदी हरकत कर लूं क्या। तो दिशा एकदम से शॉक्ड हो गई। दिशा की तो ये बात सुनकर सांसें ही रुक गई। दिशा अपनी कलाई को धीरे धीरे घुमाने लगी, लेकिन शुभ ने दिशा का हाथ नहीं छोड़ा। शुभ ने ड्राइव करते हुए कहा कि पिकाचू, आज तो बहुत ज्यादा सोनी लग रही हो। दिशा ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया था। दिशा तो मन ही मन बस अभी यही सोच रही थी कि वेन्यू इतनी दूर क्यों रखा है इन लोगों ने, बस कुछ भी करके जल्दी से होटल आ जाए। तभी थोड़ी देर के बाद शुभ ने अपनी गाड़ी पार्किंग में रोक दी तो दिशा वहां से उतरने लगी तो शुभ ने अभी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके बालों को पीछे करते हुए बोला कि एक गंदी हरकत कर लूं क्या। तो दिशा तो ये बात सुनकर एकदम से हड़बड़ा गई और उसकी सांसें रुकने लगी। तो दिशा तो अपनी कलाई को अभी धीरे धीरे घुमाने लगती है, लेकिन शुभ ने दिशा का हाथ नहीं छोड़ा था। तो शुभ ने अभी दिशा के बालों को स्मेल करते हुए कहा कि एक बार करने दो ना प्लीज। तो दिशा ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा कि जी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद आपके सिर में कुछ गहरी चोट लग गई है, इसीलिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तभी शुभ जो थोड़ा सा पीछे होता है और हैरानी से दिशा को देखने लगता है, जैसे वो पूछना चाहते हो कि मेरे सिर में चोट लगने से मेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया है। तभी दिशा फिर से हकलाते हुए बोलती है कि जी आप हमें मुझे कल से पिकाचू क्यों कह रहे हैं, मेरा नाम पिकाचू नहीं है, दिशा है। शायद आप मेरा नाम भी भूल गए हैं, इसीलिए आप हमें पिकाचू कह रहे हैं दिशा की जगह। तो शुभ अभी अपनी गाड़ी की सीट पर थोड़ा सा पीछे हो गया और हंसकर बोला कि तुम्हें पता है कि पिकाचू कौन है। तो दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो शुभ ने कहा कि ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, इससे सिर्फ सेल्फी नहीं लेते हैं, सर्च भी करते हैं। गूगल पर सर्च करके देखो कि पिकाचू कौन है। तो दिशा ने अभी गूगल पर सर्च किया तो दिशा के मुंह से निकला कि ये तो बहुत क्यूट है। शुभ ने कहा कि हाँ, और तुम भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो, इसीलिए मैं तुम्हें पिकाचू कहता हूँ। ये सुनकर दिशा के गाल एकदम से शर्म से लाल हो गए और वो
काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर बाहर चली गई तो शुभ अभी दिशा को जाता हुआ देख रहा था। शुभ ने खुद से ही कहा कि पिकाचू, आज ना तुम्हारे साथ मैं गंदी हरकत करके ही रहूँगा, फिर भैया मुझे कुछ भी करे। इधर किट्टू और रुद्र मॉल में आ चुके थे। किट्टू ने एक ऑर्गेन्जा सिल्क की लाइट ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी और रुद्र बैठकर उसके प्लेट्स को ठीक कर रहा था। तो सारा मॉल अभी उन दोनों को ही देख रहा था। रुद्र ने कहा कि लिटिल खरगोश, ऐसे करना है क्या? हो गया देखो, सही तो है ना? तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और जैसे कहना चाहती हो कि अभी ठीक से नहीं हुआ है। तो रुद्र ने फिर से किट्टू की साड़ी की प्लेट्स को ठीक किया और फिर से पूछा, ऐसे तो अब भी सब उन्हें देख रहे थे। तो किट्टू ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रुद्र ने कहा कि अब चले, दादी कई बार कॉल कर चुकी हैं। किट्टू ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और रुद्र के थोड़ा सा पीछे पीछे चलने लगी। तो किट्टू भी थोड़ा सा ही चली थी कि एकदम से लड़खड़ा गई। किट्टू गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे थाम लिया। तो रुद्र ने कहा कि कैसे चल रही हो, अभी तुम गिर जाती, क्या हुआ है तुम्हें? तो किट्टू ने अभी पैरों की तरफ इशारा किया। तो रुद्र एकदम से पंजों के बल बैठ गया और उसने किट्टू की साड़ी को थोड़ा सा ऊपर करके देखा तो किट्टू की हील्स टूट गई थी। तो रुद्र ने किट्टू को गोद में उठाया और एक फुटवियर शॉप पर लेकर चला गया। तो पूरा मॉल अभी खड़ा होकर रुद्र और किट्टू को ही देख रहा था। रुद्र ने पलट कर देखा और पूछा कि आज से पहले हस्बैंड वाइफ को नहीं देखा क्या? कुछ लोग अभी रुद्र की बात सुनकर इधर उधर चलने लगे थे, लेकिन कुछ ने अपनी नजरें नीचे कर ली थी और कुछ की नजरें तो अभी भी किट्टू और रुद्र पर ही थी। एक ने कहा कि यार, ये बिजनेस टाइकून रुद्र प्रताप सिंह है ना, तो जो बहुत ज्यादा फेमस है, देखो ना कितना प्यार करता है अपनी बीवी से। तो रुद्र किट्टू के पास आया और पंजों के बल बैठ गया। रुद्र ने किट्टू का पैर उठाकर अपनी थाई पर रख लिया और उसे हील पहनाने लगा। तो रुद्र ने अभी किट्टू को अच्छे से हील पहनाकर उसके पैर को सेक्सुअली टच करने लगा। तो रुद्र के टच से अभी किट्टू की आंखें एकदम से फैल गई थी। किट्टू ने गुस्से में छोटी आंखें करके रुद्र को घूरना स्टार्ट कर दिया। रुद्र तो अभी भी किट्टू की ये मासूम सी हरकत देख रहा था। रुद्र के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ चुकी थी। रुद्र ने कहा कि ऐसे क्या देख रही हो लिटिल खरगोश, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तो तुम्ही ने तो सुबह मेरा मूड बनाया था ना, तो फिर आप क्यों ऐसे घूर रही हो? तो रुद्र किट्टू अभी मॉल से बाहर आ चुके थे और वेन्यू के लिए निकल गए थे। इधर अवनी भी तैयार हो गई थी। अवनी ने आज कैरेट कलर का एक बहुत सुंदर सा गाउन पहना था, बालों को बन बनाया हुआ था और कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, होठों पर गाउन कलर की मैचिंग लिपस्टिक। अवनी आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट अवनी की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। नील ने भी कैरेट रेड कलर की शर्ट और स्काई ब्लू कलर की पैंट और उस पर एक स्काई ब्लू कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। अवनी और नील दोनों ही पिछले 2 घंटे से अभी अपनी अपनी रिंग लिए खड़े हुए थे। दोनों रुद्र और किट्टू का इंतजार कर रहे थे। नील ने अपनी रिंग हाथ में पकड़ी हुई थी और अपना मोबाइल में कुछ काम करता हुआ चक्कर लगा रहा था। तो अवनी ने भी अपने रिंग हाथ में पकड़ी हुई थी और दिशा नव्या से बातें कर रही थी। ये सब कुछ देखकर सीमा अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सीमा ने धीरे से कहा कि अब जब तक रुद्र नहीं आएगा तो नील अवनी को रिंग नहीं पहनाएगा क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, सगाई तो रुद्र के बिना भी हो सकती है ना, लेकिन नहीं, पिछले 2 घंटे से बस अभी रुद्र का ही इंतजार कर रहे हैं सब कोई। मुझे तो समझ में नहीं आता है, किसी एक के ना आ जाने से क्या कोई काम रुक जाता है क्या? एक रुद्र है जिसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी सुधीर ने कहा कि सीमा, कहीं तो शांति से रहा करो तुम। रुद्र ने 40% प्रॉपर्टी नील के नाम कर दी है और नील उसके बिना सगाई कर ले, तुम्हें कैसा लगता है? तो अभी रुद्र और किट्टू की पार्टी में एंट्री हो गई थी। तो रुद्र को देखकर अभी नील ने अपने कमर पर हाथ रख लिया था, जैसे पूछ रहा हो कि इतनी देर से क्यों आया तू? इससे अच्छा था तो आता ही मत तू। तो अभी रुद्र ने भी नील को इशारों ही इशारों में सॉरी कह दिया था और समझा दिया था। तो निहाल, नव्या, शुभ ने एक साथ गाना गाया, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो रुद्र ने कहा कि अब आ गया है ना, अब चलो
जल्दी से सारी रस्में पूरी कर लेते हैं। तो नील अभी अवनी को रिंग पहनाता है और अवनी की आंखें एकदम से नम हो गई। अवनी ने नील को रिंग पहनाई और अवनी ने नील के हाथ को पकड़ा और अपने गाल पर लगाकर उसकी हथेली को चूम लिया। नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। नील ने भी अभी अवनी को अपने गले लगाया और उसके बालों को चूम लिया। तो ये सब कुछ देखकर अभी किट्टू को भी काफ़ी ज़्यादा रुद्र पर प्यार आ रहा था। तो किट्टू ने भी अभी रुद्र के बाजू पर अपना सर रख लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। रुद्र ने किट्टू के माथे पर हल्की सी किस करके कहा कि आई लव यू लिटिल खरगोश, बहुत सारा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, बहुत सारा लव यू। तो रुद्र ने एक आइसक्रीम ली और किट्टू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये सब देखकर शुभ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो अपने आंसू को साफ करते हुए बोला कि मैं तो इमोशनल हो गया यार, तुम दोनों का प्यार देखकर आंसू एकदम से रुक ही नहीं रहे हैं मेरे। तो शुभ दादी के पास आया और उनकी साड़ी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, चंद्रकला, नील ने आपका दिल तोड़ दिया, अब आप मुगल ये इल्ज़ाम किसके साथ देखेंगी। तभी दादी ने शुभ का कान पकड़ते हुए कहा कि तेरे साथ देखूंगी, और किसके साथ देखूंगी। तो शुभ ने अपना कान छुड़ाते हुए कहा कि दादी, अपने दिलीप कुमार के साथ देखो ना, मेरे साथ क्यों ही देखोगी आप, मैं तो अपनी पिकाचू के साथ गीता गोविंद देखूंगा ना। तो शुभ ने अभी डांस करना शुरू किया था कि दादी ने रेड कलर की भी बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, इसीलिए शुभ ने दादी का साड़ी का पल्लू पकड़ा और डांस करना शुरू कर दिया। शुभ डांस तो कर रहा था लेकिन उसकी नजरें तो बस अभी भी दिशा पर ही टिकी हुई थी। वो सूट तेरा लाल रंग दा परांदा तेरा जावे, दंगा दा हो मिन्नता हजार करके करके मुंडा तेरा दिल मांगता हूँ। तो रुद्र भी अभी किट्टू के गानों में गुनगुनाना शुरू कर देता है और अपना किट्टू के हाथ कंधे पर मारकर डांस करने लगता है। रब्बा मेरे यार ना नजर लग जावे, ना होने वाला प्यार ना नजर लग जावे, रब्बा मेरे यार नजर लग जावे। तो अवनी और नव्या भी गाना गुनगुनाते हुए डांस करना शुरू कर देती हैं। नील भी एकदम से फॉर्म में आ गया था और वो भी शुभ के पास जाकर गाना गुनगुनाने लगता है, डांस करने लगता है। अभी वो चारों ही मिलकर खूब अच्छे से डांस कर रहे थे। हो तेरा काजल जो देखा दिल मचला, हो तेरी नैन वेलिया लगे तेरी ही रूप कवार, हो फूल इरादे। नील ने भी निहाल को इशारा किया और निहाल भी एकदम शुभ और रुद्र के साथ डांस करने लगता है। सूट तेरा लाल रंग दा परांदा तेरा सोना दंगदा। शुभ बार बार दिशा के पास जाकर डांस कर रहा था पर दिशा शर्म के मारे शुभ की तरफ देख ही नहीं रही थी। लेकिन तनु जो बार बार अभी शुभ के पास डांस करने के लिए आ रही थी और शुभ तनु को देखकर काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। सारे भाई मिलकर डांस कर रहे थे और किट्टू दिशा भी डांस कर रही थी। सब बहुत ज्यादा खुश थे जिसे देखकर दादा दादी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। नील ने दादा और दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें भी डांस करने के लिए कहने लगा। दादी ने भी थोड़ा सा डांस किया और सब बहुत ज्यादा खुश थे। सूट तेरा लाल रंग दा परांदा तेरा सोना, दंगड़ा मान्यते हजार करके करके मुंडा तेरा दिल मांगता। सूट तेरा लाल रंग दा परांदा तेरा सोना, दिंगड़ा मिन्नते मांगता हजार करके मुंडा तेरा दिल मांगता। डांस कर रहे थे और सब काफी ज्यादा खुश थे लेकिन रीता और तनु उन्हें डांस करता हुआ देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। रीता ने तनु की ओर देखकर कहा कि 2 साल से कह रही हूँ शुभ को पटा लो, अब तो नील की भी सगाई हो गई है, शुभ ही बचा है, जितना जल्दी हो सके शुभ को अपना बना लो, 2 साल बाद तुम्हारी और शुभ की भी शादी करा देंगे। तनु ने थोड़ा गुस्से में कहा कि मॉम, मैं जितना भी उसके पास जाती हूँ ना वो तो मुझसे दूर ही भागता रहता है, मैं क्या करूँ, कैसे पटाऊँ मैं उसे, वो मेरे पास ही नहीं आता है। तो रीता ने कहा कि अरे अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, ये प्रताप खानदान है, एक बार किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर देता है ना तो उस लड़की को अपने घर की बहू बना ही लेंगे ये, तो फिर क्या ही सोचना है। तो तुम भी शुभ के साथ इतना ज़्यादा नज़दीक चली जाओ कि दादी मजबूर हो जाए तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए। गाना ख़त्म हो चुका था, अब सब कपल डांस कर रहे थे। नव्या निहाल के साथ कपल डांस कर रही थी।
निहाल ने नव्या से पूछा कि तुमने मुझे मैसेज क्यों किया था नव्या। निहाल के सवाल का जवाब अभी नव्या के पास नहीं था, क्योंकि नव्या खुद ही नहीं जानती कि उसने निहाल को मैसेज क्यों किया था। तभी नव्या ने थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ कहा कि वो आपके हाथ में चोट लगी थी ना, तो मुझे लगा कि शायद आपको दर्द हो रहा होगा, इसीलिए मैंने पूछ लिया था आपसे, बाकी मेरा और कोई भी इंटेंशन नहीं था। तो निहाल ने कहा कि जो तुम्हें मेरे दर्द की तो परवाह हो गई ना, चलो अच्छा ही है। तो नव्या के पास अभी फिर भी कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसने थोड़ी सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया और फिर डांस करने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का पार्ट, प्लीज़ आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।